हेलो बच्चों, आज क्लास 10 जो पहला लेसन हम लोग का चल रहा है प्रकाश, इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने गोले दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में भी हमने जान लिया। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग की टॉपिक आज हम पढ़नी है गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सम डिफिनेशंस रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। गोली दर्पण के कह सकते हैं कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप उन सब पार्ट्स को नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जानकारी एक तरह से अधूरी रह जाएगी, आप सही बातें नहीं समझ पाएंगे। इसलिए गोली दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं एक तरह से कह सकते हैं कि गोली दर्पण के मुख्य भाग हैं और उन भागों को जान लेना बहुत ही जरूरी है। अब इसमें हमें गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं में हमें पढ़ना क्या क्या चाहिए, ऐसी कौन कौन सी टॉपिक इसमें शामिल की गई है ये आपको जानना है। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, पहला इसमें जानेंगे कि ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव पोल, पोल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा हम जानेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर से कहेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर। चौथा हम जानेंगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। पांचवा हम लोग फोकस के बारे में जानेंगे, फोकस। छठवां हम जानेंगे फोकस दूरी, फोकल लेंथ। इतनी चीजें हम इसमें जानना है। पहला हम लोग ध्रुव के बारे में जानेंगे, फिगर से ही समझेंगे, फिगर बना करके कि आखिर दर्पण में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको हम ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मुख्य अक्ष क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस किसे कहेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और फोकस दूरी क्या है। इतनी चीजों के बारे में हम लोग इसमें जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब बारी-बारी से लोग फिगर बना करके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी कि गोली दर्पण जिसे कहते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में इन चीजों को प्रदर्शित कहाँ करेंगे, किस चीज से प्रदर्शित करते हैं और ये होंगे कहाँ पर, ये चीजें समझेंगे। तो हमारे पास एक गोली दर्पण है और गोली दर्पण बनेगा कैसे, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कांच का गोला ले लीजिए, ये कांच का खोखला गोला होता है। आप गोला प्रकाश से गोल बना लेंगे, मान लीजिए कांच का एक खोखला गोला हो गया। एक कांच का खोखला गोला, अब ये अगर कांच का खोखला गोला है जिसका एक सेंटर होगा, सेंटर होगा, ये एक सेंटर है। हम इसको बीच में से कट कर दे रहे हैं, इस गोले को बीच में से ऐसे काट दिया गया। अब इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, इसके
बाहरी वाले भाग पर हम पॉलिश कर देते हैं, चांदी की कलई करना इससे कहलाता है, हम चांदी की कलई करते हैं। ये हो गया चांदी। या लाल ऑक्साइड का पॉलिश करना कर सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि अंदर से यानी जो दबा हुआ भाग है इस पर हम अंदर से वही काम कर देते हैं कि पॉलिश करना अथवा कलई करना कर सकते हैं, हम इसमें कर लेते हैं। इस प्रकार से जो दर्पण हमें मिला दो प्रकार का, इसमें से जो पहला होगा उसे हम लोग कहते हैं कि ये उत्तल दर्पण, और जो दूसरा होता है इसे कहते हैं कि ये अवतल दर्पण। ये दो प्रकार के दर्पण हमें प्राप्त हैं। अब जब ये दर्पण बना हुआ है, यानी कि अगर ये दर्पण है तो सबसे पहले कांच का एक टुकड़ा है जिसका शेप गोली है। हमने इसमें कोई पॉलिश नहीं किया है, कांच का टुकड़ा है, तो अगर प्रकाश किरण इस पर पड़ेगी ना तो ये आर पार निकल जाएगी, आर पार निकल जाएगी बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, इसके थोड़े से भाग पर पॉलिश कर देते हैं। इतने भाग पर हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया। जब इतने भाग पर पॉलिश करते हैं तो इतना ही भाग, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए से लेकर के जो बी तक का भाग है वही परावर्तक तल है, वही दर्पण बना है। लेकिन जो शेष भाग बचा हुआ है दोनों साइड का वो दर्पण नहीं है बल्कि अभी कांच का टुकड़ा है। क्योंकि अगर यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी तो पार करके निकल जाएगी, यहाँ से जाएगी प्रकाश किरण पार करके निकल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी तो टकरा क्या होगा, मुड़ जाएगी। यहाँ से प्रकाश किरण तो प्रकाश किरण क्या होगा, टकरा के मुड़ेगी। इसका मतलब है कि दर्पण केवल इतना सा भाग है जहाँ तक हमने पॉलिश किया। तो जब हमने जहाँ तक पॉलिश किया है वहीं तक परावर्तक तल बनेगा और वहीं तक दर्पण कहलाएगा। और जहाँ तक इस दर्पण में हम देखें कि पूरा पॉलिश किया हुआ है तो इस परावर्तक तल यानी हमने पॉलिश किया जहाँ तक, वहाँ तक जो कांच का टुकड़ा था वो दर्पण बन गया और वह परावर्तक तल बन गया। और उस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा, मिडिल पार्ट, उसे ये कहते हैं क्या, दर्पण का ध्रुव। वही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। यानी कि सीधे सीधे परिभाषित एक लाइन में कर सकते हैं कि गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु पोल कहलाता है, यानी कि ध्रुव कहलाता है। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो मध्य बिंदु होगा वह यहां पर आएगा और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ध्रुव। वही क्या कराएगा आपका ध्रुव। उसी तरह से अगर उत्तल दर्पण है, इसका भी जो परावर्तक तल होगा उसका जो मध्य बिंदु होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे ध्रुव। इसमें उभरा हुआ तल परावर्तक है और इसमें दबा हुआ तल परावर्तक है। और परिभाषा भी उत्तल और अवतल के बीच देते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा है, परावर्तक तल उभरा है, वह है आपका उत्तल दर्पण। और वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या है, दबा हुआ, उसे क्या कहेंगे, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। क्लियर हो गया क्या कि ध्रुव किसे कहते हैं, यानी कि किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसे कहते हैं ध्रुव। ध्रुव को हम क्या करते हैं ना, P से दिखाते हैं। परावर्तक तल जो होता है ध्रुव, उसे हम क्या करते हैं, P से दिखाते हैं। ये आपका हो गया, इसे P से दिखा सकते हैं क्योंकि आपका ये भी ध्रुव है जिसको हम दिखाएंगे इसे। अब इसके बाद से है वक्रता केंद्र। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि गोली दर्पण आखिर बनता कैसे। कांच का एक खोखला गोला होता है, कांच का एक खोखला गोला, उस कांच के खोखले गोले का एक केंद्र भी होता है, सेंटर। नॉर्मली सभी गोलों का एक केंद्र होता है, चाहे वृत्त हो चाहे गोला, उसका एक केंद्र होता है। उसी तरह से जो कांच का खोखला गोला लिया गया था उसका भी एक केंद्र है और उसी केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र। यहाँ पर दोनों के लिए कॉमन वक्रता केंद्र लिया गया है जिससे किसे कहेंगे, C से लिखा है। दोनों के लिए कॉमन हमने वक्रता केंद्र लिया है। अगर आपको अलग अलग करना है तो हम यहाँ पर एक अलग से फिगर बना दे रहे हैं जिसमें कि आपको अलग अलग फिगर बना करके दिखा सकते हैं। ये हो गया आपका सेंटर C
और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र P। उसी तरह से अगर हम उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण के लिए कारक फिगर बना दिया गया। ये हो गया कलई कर दिया गया, पॉलिश कर दिया गया। ये इसका हो गया सेंटर हो गया C और ये हो गया इसका हो गया क्या, ये उत्तल दर्पण के लिए और ये आपका अवतल। दो अलग अलग दर्पण के लिए दोनों चीजें अलग अलग दिखती हैं। यानी कि गोली दर्पण में उत्तल के लिए भी है और अवतल के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन चीज है कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, जैसे वृत्त में त्रिज्याएं होती हैं, जैसे वृत्त में केंद्र होता है, जैसे वृत्त में त्रिज्या होती है, जो केंद्र की परिभाषा जो त्रिज्या की परिभाषा से वही चीज यहाँ पर भी लागू है। त्रिज्या की परिभाषा देने के लिए हम परिधि के किसी एक बिंदु और सेंटर को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं त्रिज्या। उसी तरह से यहाँ पर भी तो ये भी तो एक परिधि के रूप में है, यानी कि P पोल, और इस पोल और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस ध्रुव और इस वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। वही क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी इस ध्रुव को क्या करेंगे आप सेंटर से मिला लीजिए, इस सेंटर के या ध्रुव से क्या करेंगे इसको मिला लीजिए, यही जो रेखा होगी इसी को क्या कहेंगे सेंटर, यानी कि हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ, वही वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे दिखाते हैं, R से। ये हो गया वक्रता त्रिज्या हो गया आपकी, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है उससे ही हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को दिखाते हैं कैपिटल R से। क्लियर हो गया था, यानी कि हमने ध्रुव जान लिया, वक्रता केंद्र जान लिया, वक्रता त्रिज्या। अब इसके बाद से आता है मुख्य अक्ष। अक्ष के बारे में आप लोग जानते होंगे, x अक्ष, y अक्ष आप ऐसे जानते होंगे, चतुर्थांश निर्देशांक ज्यामिति में आपने जाना होगा। तो अक्ष का मतलब होता है एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा। तो यहां पर भी एक सीधी रेखा ली जा सकती है, और वह जो सीधी रेखा होगी वह इस पोल से भी गुजरेगी, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी गुजरेगी। तो इसका मतलब है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के गुजरने वाले सीधे अक्ष को या सीधी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी दर्पण का जो ध्रुव है और दर्पण की वक्रता केंद्र है, इसके होकर के गुजरने वाला जो सीधा अक्ष, जो सीधी रेखा होगी, जो अक्ष होगा वही कहलाएगा आपका मुख्य अक्ष। यही आपका मुख्य अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरह से इसलिए ये हो गया C और यहाँ से हो गया ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के गुजरने वाले अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। परिभाषा देखिए, फिगर में बिल्कुल बना हुआ है, सारी चीजें इसमें दिखाई जा रही है। P का मतलब पोल हो गया, ध्रुव, C का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वक्रता केंद्र, R का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, वक्रता त्रिज्या, और यहाँ हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, जो मुख्य अक्ष है, जो इसी रेखा में दिखाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद से 5वां नंबर है जिसे हम लोग कहते हैं फोकस। फोकस के लिए देखिए, उत्तल दर्पण के लिए फोकस अलग होता है और अवतल दर्पण के लिए जो फोकस की परिभाषा होती है अलग होती है। दोनों के लिए जो फोकसों की परिभाषा होती है वह अलग अलग होती है। हम लोग एक जनरली फोकस की परिभाषा जानेंगे, फिर इसके बाद से उत्तल दर्पण के लिए अलग फोकस की परिभाषा निकालेंगे, अवतल के लिए अलग फोकस की परिभाषा जानेंगे। दोनों के लिए अलग अलग और एक में कॉमन कर लेंगे। फोकस का मतलब होता है सेंट्रलाइज, केंद्रित करना, यानी कि किसी एक बिंदु से निकल के जाना तो एक बिंदु पर आना, वही है फोकस। नहीं कहते अपने दिमाग को फोकस दे, फोकस केंद्रित करिए, एक बिंदु पर केंद्रित करिए। तो वो जो सेंट्रलाइज चीज होती है, जो केंद्र होता है ना, वही फोकस कहलाता है। अब कैसे सेंट्रलाइज होगा, कैसे केंद्रित होगा? तो अगर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है और वह प्रकाश किरण ये जो दर्पण है ना, गोली दर्पण, चाहे उत्तल चाहे अवतल, अगर उसके मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, उसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रहा है, आ रहा है, और दर्पण से टकरा जा रहा है, यानी एक प्रकाश की किरण इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और दर्पण से क्या होगा, टकराएगा। यहाँ पर भी आ सकती है, एक प्रकाश की किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आएगी
और जाकर के दर्पण पर टकराएगा। अब टकराने के बाद से क्या होगा? परावर्तन की परिभाषा में हमने पढ़ा कि अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आएगी तो टकरा करके मुड़ेगी और उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर जो मुड़ने की घटना होती है ना, वो थोड़ा नियमित होती है, क्योंकि दर्पण है, इसका शेप थोड़ा सा नियमित है, इसलिए परावर्तन भी नियमित होगा। जब परावर्तन नियमित हो जाएगा तो इसमें क्या होता है, जो प्रकाश की किरण होती है यहां से टकराने के पश्चात ये यहां से होकर के गुजरने लगती है। यहां से गुजरने यानी कि प्रकाश किरण जब टकराई दर्पण से, तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह अंदर की ओर मुड़ गई और ये जो मुख्य अक्ष दिख रहा है ना, उसको किसी न किसी बिंदु पर काट देती है और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसी को हम लोग कहते हैं उस दर्पण का फोकस। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु को हम कहते हैं अवतल दर्पण का फोकस। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में जो प्रकाश की किरण होती है वह अंदर तो जाएगी नहीं, वो क्या होती है, टकरा करके बाहर की तरफ मुड़ जाएगी। जब ये टकरा करके बाहर की तरफ मुड़ जाती है तो यहां से हम लोग को लगता है कि जैसे प्रकाश किरण यही से गुजरेगी, यही से। यानी कि जब प्रकाश की किरण क्या होता है कि यहां से टकराती है दर्पण पर, तो टकराने के पश्चात ये बाहर की तरफ निकल जाती। लेकिन जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं सीधे सीधे, तो जाकर के ऐसा लगता है कि मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से निकल के जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। इसका मतलब है कि अवतल दर्पण में तो किरणें वास्तव में चली गई, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहीं से निकल के जा रहे हैं। तो एक में वास्तव में जा रही है और एक में जाती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब है कि जब हम उत्तल दर्पण में फोकस की परिभाषा देंगे तो वहां पर हमें कहना पड़ेगा कि जाती हुई प्रतीत होती है, और जब अवतल दर्पण की हम लोग परिभाषा देंगे तो उसमें कहना पड़ेगा कि वहां से वास्तव में जाती है। तो जिस बिंदु से जाती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई अथवा जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को ही हम लोग कहते हैं दर्पण का फोकस। तो हम लोग अब एक कॉमन परिभाषा जान लेते हैं, फिर दोनों की अलग अलग परिभाषा है तो समझ चुके हैं आप। कॉमन परिभाषा कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का फोकस करते हैं, उस बिंदु को दर्पण का फोकस करते हैं। इसे हम लोग कैपिटल ई से देखा है, देखिए कैपिटल ई से। अब अगर अलग अलग परिभाषा देंगे कि अगर अवतल दर्पण का फोकस की परिभाषा बताइए, तब हम कहेंगे कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस है। और उत्तल दर्पण के लिए क्या परिभाषा देंगे, परिभाषा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि यह किरणें वास्तव में नहीं जाती। यहाँ वास्तव में यहाँ पर आभासी है, काटने के इसलिए यहाँ पर देखिए डॉटेड लाइन दिखाया गया, बाकी सब सॉलिड लाइन, यहाँ पर डॉटेड लाइन। डॉटेड का मतलब हो गया कि वहां से ऐसा लग रहा कि जा रही होंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। तो इस बिंदु को लोग कहते हैं उत्तल दर्पण का फोकस, और इसे भी कैपिटल एफ से दिखाते हैं, और इसका यानी अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण दोनों के कैपिटल एफ का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से जो हमारा छठवां नंबर है वो है फोकस दूरी। ये तो डिस्टेंस दिख रही है, किसकी डिस्टेंस, फोकस की डिस्टेंस।
देखिए दर्पण में जो भी दूरियां मापनी होती है हमें, हम उसके लिए इस पोल का प्रयोग करते हैं, ध्रुव का प्रयोग करते हैं। सभी दूरियां इसी ध्रुव से ही मापी जाती हैं, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। इसका मतलब है कि जो ध्रुव से जो फोकस के जो बीच की दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यानी दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी करते हैं, फोकल लेंथ। इसे स्मॉल एफ से दिखा, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल एफ हो गई। यानी कि यहां हम कह सकते हैं कि जो पीएफ है, पी से लेकर के जो एफ तक की डिस्टेंस है वही आपकी फोकस दूरी जिसे हम कहेंगे स्मॉल एफ। पी से सी यहां इसमें कोई से दिखा सकते हैं दूरी स्मॉल एफ, और जो पी से लेकर सी तक की दूरी है पीसी, इसे हम लोग कहते हैं वक्र त्रिज्या। बच्चों इनमें एक रिलेशन होता है कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम यहां कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी के दोगुने के बराबर। इन दोनों सूत्रों को याद रखिएगा, कभी कभी इसकी बहुत जरूरत पड़ जाती है कि फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या जो होती है वह फोकस दूरी के दोगुने के बराबर। तो बच्चों ये गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, जिसकी शिक्षा मुख्य परिभाषाओं को हमने जाना और काफी इंपॉर्टेंट है, इनको जानते रहिएगा, नोट्स अपना क्लियर करिएगा। यहाँ से वीडियो से आप एक एक टॉपिक को समझ लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं कुछ बातें समझ में आती है तो आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।